न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ में मौजूद है दिल्ली से मनोज पाल जी। आज हम बात करेंगे मनोज पाल जी से और आप सबको बताना चाहेंगे कि 2 बड़ी खबर है। एक पूर्व सीएस जितेंद्र नारायण और अन्य 3 लोगों के ऊपर में जो कंप्लेंट की थी महिला ने, उसके बाद में और अन्य 2 लोगों के नाम पे भी कल शिकायत दर्ज किए थे कोर्ट पे। उस पे जो है एफआईआर हो चुकी है और दूसरे ओर 28 को जो घटना हुई थी डिबरेट के बच्चों ने जो है धरना प्रदर्शन किया गया था रोड पे और उसके साथ में बच्चों के साथ में बच्चों के पेरेंट्स भी थे और अन्य कुछ लोग भी थे वहां पे। उनके ऊपर में जो है पुलिस ने 29 को जो है एक एफआईआर दर्ज की है। नाम उसमें मेंशन नहीं किया है किसी भी बच्चों का। दोनों न्यूज़ के ऊपर में जो है आज हम बात करेंगे मनोज पाल जी से। चलिए जानते हैं मनोज पाल जी से कि इस विषय में उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले मनोज जी ये बताइए, जो जितेंद्र नारायण जी थे पूर्व यहाँ के सीएस साहब, उनके ऊपर में और अन्य 5 लोगों के ऊपर जो है एक एफआईआर हुई है, उस पे जो है आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो एफआईआर हुआ है ना, अगर एफआईआर का कंटेंट मतलब जो कंप्लेंट का कंटेंट वो मेरा पास था तो मैंने पढ़ा। पढ़ने का बाद देखिए उसको पता चलता है कि ये जो एफआईआर कंप्लेंट किसने ड्राफ्ट किया है। ये कोई नॉर्मल आदमी ने किया है कि कोई वकील और पुलिस ने किया है, ठीक है। अगर सही में ये लोगों को अगर फंसाना होता तो क्या करता वो लड़की, किसी वकील या पुलिस से ड्राफ्ट करता और बराबर टाइम में अरेस्ट हो जाता। लेकिन यहाँ में ये सब हुआ नहीं। यहाँ में जो कंप्लेंट है एक सिंपल किसी ने ड्राफ्ट किया है उसमें, क्योंकि उसका कंटेंट ही ऐसा है। कोई सिंपल में लिखा है कि सर मेरे साथ ये हुआ है, मैं इतना बजे लेके गया, यहाँ से वहां लेके गया, कौन लेके गया, कितना बजे लेके गया, कौन कौन था, क्या क्या किया, उसको सिंपल वे में डिस्क्राइब किया। तो अब मुझे तो वो एफआईआर वो जो कंप्लेंट का कंटेंट देख के मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो एलिगेशन, देखिए जब तक कोर्ट जजमेंट नहीं आ जाता मैं अपना तरफ से कोई जजमेंट थोड़ा ना दोष दे सकता हूँ कि ये गलत किया है, ये रेप किया है या नहीं किया है। मैं बिल्कुल नहीं, मुझे अभी तक पता नहीं कि एक्चुअली सही में किया है नहीं किया, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर सीएस ने कुछ नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि सीएस को कोई डरने का जरूरत है। अगर सीएस ने कुछ नहीं किया, ऋषि ने कुछ नहीं किया, अगर ये जो जगदीश राव है, जो महेश यादव ने कुछ नहीं किया, तो डरने का क्या जरूरत है? तो एफआईआर से भागने का क्या जरूरत है? एफआईआर होने से रोकने का क्या जरूरत है? मेरे को ये जानना है, आप बताइए। मनोज जी, सबसे पहले हम ये बता देते कि किन किन के नाम पे जो है एफआईआर हुई है, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये भी बताना जरूरी है। तो आपको बताना चाहेंगे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सबसे पहला नाम जो है जितेंद्र नारायण जी के ऊपर में, जो कि पूर्व यहाँ के सीएस साहब थे। उसके बाद में जो है लेबर कमिश्नर ऋषि के नाम पे एक दूसरी नाम दर्ज की गई है और तीसरे में जो है रिंकू का नाम आ रहा है, एक बिजनेसमैन है। और चौथे में यहाँ के जो एक इंस्पेक्टर थे, अभी वो पद में नहीं है, महेश यादव के नाम पे कंप्लेंट हुई है। उसके बाद में जो है और 2 कंप्लेंट जो है कल दर्ज हुई है, वो है जगदीश्वर राव जी के नाम पे और एक यूट्यूबर रूपालाल जी के नाम पे कंप्लेंट दर्ज हुई है। टोटल 6 लोगों के नाम पे दर्ज हुई है कंप्लेंट। और कंप्लेंट में जो धारा क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आसान हो सके। धारा है, सबसे पहला धारा दिया गया है 376 डी दिया हुआ है, जिस ये सेक्शन जो है नॉन बेलेबल है। इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे मनोज जी से। और उसके बाद में जो है 228 ए दिया है। उसके बाद में 506, उसके बाद में चौथा जो दिया है 120 बी। ये 4 धारा जो है लगाया गया है इन 6 लोगों के ऊपर में। तो इस धारे के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मनोज जी। कंप्लेंट आपने देखी होगी लड़की की, जो महिला कंप्लेंट की थी, उसमें साफ कहा गया था कि जो पूर्व यहाँ के सीएस साहब थे उनके गाड़ी पे लेके गया, उनके बंगलों में। उसके बाद में उन्हीं के ड्राइवर जो है उनके गाड़ी पे लड़की को ड्रॉप भी किए। तो बताइए, इतने बड़े पद में बैठ के ऐसा करना क्या उचित था? आप बताइए। देखिए, पहला तो आता है एज डिफरेंस। आप सोचिए 55-60 साल के आदमी एक 21 साल का लड़की को मतलब इतना फैला फुसला के घर लेके जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूँ ये पहला चीज क्या है, लड़की का बैकग्राउंड क्या है। लड़की का मम्मी जो है बचपन में मर गई, ठीक है, पहला बात। सेकंड बात क्या है, जो लड़की है उसका मम्मी का डेथ के बाद उसका पापा उसको छोड़ के दूसरा किसी से शादी भी कर लिया। देखिए ये सिचुएशन में अंडमान जैसा जगह में एक लड़की को सरवाइव करना कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रेशर है, फैमिली सपोर्ट नहीं है। आप बताइए ये सब जगह पे अगर कोई लड़की को अगर ऐसा झांसे में आए तो हमें नहीं लगता कि सोसाइटी को लड़की को सिर्फ ब्लेम करना चाहिए।
है ना, लड़की को सिर्फ ब्लेम करना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की ने प्रॉब्लम में गिर के किसी के पास गया, कि क्योंकि अंडमान में पता है सबको, जो डीआरएम वगैरह में, एमटीएस वगैरह में, जो कॉन्ट्रेक्चुअल में जो जॉब देता है, सब रिकमेंडेशन के ऊपर बेसिस करके देता है। तो लड़की भी यही सोच के ऋषि के पास गया कि सर आप कुछ मेरे लिए कुछ कर सकते हो, जॉब का अरेंज करो। ये भी हो सकता है, मतलब मैं ओपिनियन बता रहा हूँ। ये लड़की इसमें ये बोली है मनोज जी, लड़की भी बोली अपने स्टेटमेंट में कि जब रिंकू और महेश यादव जो है उनके पास में लेके गए थे ऋषि के पास में, तो ऋषि के पास में यही बोले थे कि मैं बिन माँ की बेटी हूँ और मेरा माँ का गुजर जाने के बाद में फादर जो है दूसरी शादी कर लिया, मुझे सहारा के लिए जो है एक नौकरी की जरूरत है। तो उसके बाद में जो ऋषि ने पूर्व जो सीएस साहब थे उनके घर पे लेके गया, ये कहना था लड़की का। इस पे बताइए क्या कहना आपका। नहीं, हाँ ये बात है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये लोगों ने लेके गया, मतलब ऋषि जी ने लेके गया, ठीक है। लेके जाने का बाद वहां में अपने रूम का अंदर रख के 2 जन ने एक के बाद एक जो रेप किया है, वो गलत था। देखो, आपको अगर मुझे अगर कोई बोले कि मनोज पाल तुमको सीएस सर ने मिलने बोला, तो मैं तो चले जाऊंगा। मुझे क्या पता कि वहां में जाके सीएस मुझे मारेगा, पीटेगा, खून क्या करेगा, किसको पता, बताइए। ये तो नॉर्मल है ना कि कोई बुलाया तो मैं सोचा कि सर मिलने बुलाया, चलिए हम मिलके सर को रिक्वेस्ट करेंगे, शायद जॉब मिले। ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन वहां में जाके पूरा सीन चेंज हो गया कि यहाँ में तो पूरा मतलब रेप हो रहा है, वो भी दोनों जन मिलके कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे तो नहीं लगता कि ये फियोनस क्राइम है। और जो 376 है, इसका बारे में मैं बताना चाहूंगा, इसका मतलब है गैंग रेप। और गैंग रेप का जो मिनिमम सजा है वो 20 साल है, मिनिमम सजा। और जो मैक्सिमम जो होता है ये नेचुरल लाइफ का, मतलब मरने तक तुमको जेल में रखना पड़ सकता है, और फाइन भी मिलेगा। और जो फाइन का कम पैसा वो विक्टिम को देना पड़ेगा, मतलब विक्टिम लेडी को। ये है इसका सिस्टम। मगर आज ये मान सकते हैं कि मनोज जी, जो महिला थी, पीड़ित महिला, जो बार बार हम लोग बोल रहे थे कि पीड़ित महिला, आज कहीं ना कहीं उनकी जीत हुई है, ये आप मानते हो? नहीं, देखिए ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत फाइट मारना पड़ा तब जाके, क्योंकि आपको भी पता है कि कोर्ट में पहले जाके वो जो अनफिट इस तरह का कंप्लेंट है, क्योंकि कोई वकील तो था नहीं, वो इन पर्सन नहीं करा है, तो कोई ले नहीं रहा था। ये पहला सिचुएशन था। फिर जो सर्टिफाइड कॉपी है वो देने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लड़की जो है बहुत लंबा फेज से गई, क्योंकि 45 डेज एक रेप विक्टिम को, एक सोसाइटी का जो प्रेशर, फिर रूपालाल जी ने जो करा, क्योंकि रूपालाल जी ने एक पहला लड़की नहीं है जिसको टारगेट करा है। एक पहले जो दीपिका किशन है, देखिए वो एक लड़की कम एज का, वो सुसाइड भी कर चुकी है। उसने वीडियो भी बनाया कि किसके लिए कर रहा है। देखिए अंडमान जो छोटा एरिया है, हमें सबको जानता है। तो अगर कोई ऐसा पब्लिक करता है, ठीक है, तो उसको क्या है कि सोसाइटी बॉयकॉट करने लगा। सोचिए, मैं आपको मेरा घर में मैं बोलता हूँ, अरे तुमसे आपसे बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको मेरा घर में बुलाता नहीं हूँ, और आपके सराउंडिंग में सबको बुलाता हूँ, तो आपको कैसा फील होगा? ये कहीं ना कहीं सोशल बॉयकॉट हो जाता है। जैसे अनटचेबल होता है ना, कि यार तुमसे आप छूना नहीं चाहते, तुमको हम देखना नहीं चाहते, तुमको हम बुलाना नहीं चाहते। तो लड़की ऐसा फील कर रहा है, और अल्टीमेटली डिप्रेशन में आ गए और वो सुसाइड कर लिया। अभी सोचिए, कभी वो सच्चाई पब्लिक के पास आएगा कि एक्चुअली दीपिका किशन के साथ क्या हुआ था? वो कभी नहीं आ पाएगा। तो ये चीज लड़की के साथ नहीं हो। हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट बार उस केस में भी हम लोग जाएं, ताकि जो है पुराना केस हो चुका है और उसमें सिर्फ एक, जैसे कि आज एक आईएएस के ऊपर में एक केस हुआ है, ये पिछले जो ये दीपिका किशन के जो केस बोल रहे हैं, उसमें पुराने जो यहाँ के पूर्व जो डीजीपी साहब थे, उनके नाम पे जो सुसाइड नोट लिख के गया था। नहीं, सुसाइड नोट नहीं था। एक सेकंड, सुसाइड नोट नहीं था, वो हमें कन्फेशन था, वीडियो कन्फेशन, व्हिच इज मोर रिलेवेंट देन सुसाइड नोट। सुसाइड नोट तो कोई देखिए लिख के देखिए साइन करके चला गया, कोई भी लिख भी सकता है। लेकिन यहाँ में तो उसका वीडियो है, पूरा सर्कुलेट हुआ है, वो मेरा पास भी आज भी है, मैं ट्विटर में भी शेयर कर रहा हूँ। लेकिन सोचिए, फिर भी पुलिस कुछ भी करने से मना कर रहा है, बताइए। नहीं, आज कहीं ना कहीं फिर से जो है पुलिस से जो भरोसा था, पुलिस के ऊपर जो भरोसा होना चाहिए लोगों का, वो टूटता हुआ नजर आया। क्योंकि पुलिस के पास में 45 डेज का टाइम था, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं की। बाद में महिला जो है कोर्ट में गया, कोर्ट से जो है ये आज फैसला आया हुआ है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, पुलिस को एक्चुअली एज पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट जज ने कुछ गाइडलाइंस दिया है कि रेप केस में क्या क्या करना चाहिए। हम आज जाके मैं देख रहा था, ये जो गाइडलाइंस है ना, ये अंडमान निकोबार पुलिस का वेबसाइट में भी अवेलेबल है। अभी मुझे ये बोलना है
ये अंडमान निकोबार पुलिस वो खुद जो उसका जो डीजीपी सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जजमेंट को अगर नहीं मानता है तो डीजीपी और एसपी जो है ये लोग ये पुलिस लोअर पुलिस जो एसआई है इंस्पेक्ट करे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो मतलब जो है इन्वेस्टिगेशन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब ये लोग को डायरेक्ट करता है, क्योंकि ये एसआई है इंस्पेक्टर, ये लोगों के ऊपर पुलिस जो एसपी है और जो डीजीपी है जो आईजी है ये लोग क्या एक्शन लेगा मैं भी देखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अंडमान के लोग भी जाए। देखिए एक बात बताइए, अंडमान में कम से कम 5-6 एसपी है, अंडमान में डीआईजी है, डीजीपी है, आप बताइए ये लोग को लाख 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सैलरी देके अंडमान में क्या करने रखा है बताइए? कुछ तो करने के लिए रखा है ना। ये लोगों को तो ऐसा नहीं करने के लिए रखा है कि तुम यहाँ में बैठो और जो रेप करके आए उसको बचाओ। मनोज जी यहाँ पे देखिए कि अक्सर हम लोग एक चीज को देखते हैं कि बाकी स्टेट जैसा नहीं है। यहाँ पे जब ये मामला जब हमारे सामने आए तो हमने जो है इसको न्यूज बनाया, उसके बाद में डीजीपी साहब के वहाँ पे कई बार अप्रोच किए उनका एक बाइट के लिए। डीजीपी साहब हो या पुलिस के कोई भी आला ऑफिसर इसके बारे में जो है 2 शब्द मीडिया के सामने आके कहे, मगर कोई आगे उस पर कोई कहने को तैयार नहीं था। हम लोग कई बार उनको मेल भी किए और उनसे संपर्क करने की भी कोशिश किया, मैंने खुद जाकर वहां पे बात की, तब भी जो है इस पे कोई भी बात नहीं किए। तो अक्सर ये होता है कि बड़े बड़े केसेस में इन लोग पुलिस वाले कभी जो है मीडिया के सामने आते नहीं और इसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। चले तो इसका आंसर मैं आपसे देता हूँ। आपका प्रॉपर्टी कितना है बताइए? प्रॉपर्टी कितना है आपका? इलीगल प्रॉपर्टी कितना है आपका? अगर मनोज जी अगर मेरा इलीगल प्रॉपर्टी होता तो आज के डेट में हम अपना चैनल को चला नहीं पाते। यस, तो आप जिसका पास सोचिए, मेरा पास मेरा 10 जगह लैंड इंक्रोचमेंट है, मेरा होटल है, जो मेरा होटल जो आप अगर देखोगे ना लोकल पॉलिटिशियन का क्या है, वो लोग का अपना जो होटल बना है वो भी इंक्रोचमेंट में बना हुआ है। वो लोग खाना पीना एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से चल रहा है, ठीक है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में जाए, अगर उसका गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में जाए, वो तो भूखा मर जाएगा। फिर वो क्यों जाएगा बताइए? और मुझे आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंडमान का आदमी जो वोट करता है, ये लोग को क्या सोच के वोट करता है। एक नेता बताइए, एक आप बताइए जितना म्युनिसिपल काउंसिलर है उसका रिलेटिव है, वो लोग का सबका इलीगल बार चल रहा है, वो लोग का इलीगल बार चल रहा है, इलीगल होटल चल रहा है, सारे इलीगल दारू का दुकान चल रहा है। बताइए वो क्यों जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के केस पे? एंक्रोचमेंट में भी देखिए आप, बहुत सारे एंक्रोचमेंट है जो यहाँ के जो पार्षद लोग हैं वो लोग करके बैठे हुए हैं। कई हमारे नजर के सामने भी हम लोग चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और हम लोग चलाया भी है, मगर उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिशियन का नेक्सस है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेपोटिज्म, ठीक है। करप्शन एक चीज है, नेपोटिज्म एक चीज है। करप्शन क्या होता है? पैसा। नेपोटिज्म क्या होता है? ये अलग लेवल का होता है। देखो आप रेप करो मैं आपको बचाऊंगा, मैं इलीगल काम करूंगा आप मुझे बचाओ। तो इस तरह से अंडमान चल रहा है। और मुझे ये पता नहीं है कि आज देखो, आज कहीं ना कहीं अंडमान का आदमी लोग जाग चुका है और जान चुका है, और फ्यूचर में अंडमान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो होगा वो कंप्लीटली चेंज होगा। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। देखिए मैं खुद अगर खुद कभी पुलिस स्टेशन में जाओ, अगर जेन्युइन कंप्लेंट लेके भी पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है। पुलिस पहले ये देखता है कि जो किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट है और कौन कंप्लेंट लेके आया है। अगर 2 आदमी अगर कंप्लेंट लेके पुलिस के पास जाए, एक पावरफुल है और एक वीक है, जो पावरफुल है उसका कंप्लेंट लेता है, जो वीक है उसका कंप्लेंट लेता ही नहीं है। तो ये जो बायस है ना, पॉलिटिकल बायस है, फाइनेंशियल बायस है, ये सब नहीं चलेगा। ये सब कहीं ना कहीं ये पूरा सोसाइटी को खत्म कर दिया है और ये हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एक एफआईआर हुआ है आज, ये पूरा अंडमान निकोबार का आदमी के लिए एक मैसेज जाता है कि देखो अगर कोई नहीं भी है आपके पीछे तो बॉबी और मनोज पॉल हमेशा आपका पीछे रहेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमारा रोने धोने के लिए तो कुछ है नहीं ना, हमारा रोने धोने के लिए कुछ है नहीं, हमारा क्या जाएगा बताओ। जब आदमी को डर तब लगता है जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ हो। हमारे पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, ना तो हमारा इलीगल प्रॉपर्टी है, ना तो हम लैंड इंक्रोचमेंट कर रखे, ना तो हमारा बार चल रहा है। तो इसीलिए हम तो जाएंगे। अभी देखते हैं कि अभी कैसे इलीगल काम आगे फ्यूचर में होता है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी ये जो सीएस के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट हुआ है, ये डायरेक्ट मैसेज देता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि देखो तू जो सपोर्ट करेगा वो भी फंसेगा। क्योंकि जगदीश राव हम बोलते हैं जगदीश राव सीसीएस में था, जगदीश राव के पास कंप्लेंट किया, जगदीश राव चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ नहीं करा 45 डेज से। तो जगदीश राव को शर्म आनी चाहिए कि 45 डेज से एक लड़की जो गिरगिरा रहा था उसका एफआईआर नहीं लेके, जिसके लिए उसको सैलरी मिलता है। आप एक बार बताइए, ये जो पुलिस को सैलरी मिलता है, सैलरी कहाँ से मिलता है? मेरा और आपका टैक्स पेयर्स का पैसा। इसका मतलब मैं उसको पैसा दे रहा हूँ कि तुम सर्विस प्रोवाइड करो। अभी तुम कुछ नहीं कर रहे हो
तो जब रात को जाके जब खाना खाएगा ना, तब जाके उसको आईना में देख के अपने आप को शर्म आएगा कि जो मैं रोटी तोड़ रहा हूँ, ये तुम्हारा पैसा से तोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इतना काम नहीं कर पाया। बस वो मैसेज मैं देना चाहता हूँ। मनोज पाल जी, मगर जब जगदीश्वर राव जी का बात आपने किया और उनके ऊपर में हाँ। उनके पास ही ये कंप्लेंट थे, सीसीएस में ही कंप्लेंट थे, तो हाँ। कहीं ना कहीं आपको क्या ये नहीं लगते कि जगदीश्वर राव जी के ऊपर में भी काफी प्रेशर थे होंगे, जिसकी वजह से वो कर नहीं पाया कंप्लेंट दर्ज? एक फिर से मैं बता रहा हूँ, आदमी का प्रेशर का ऊपर तो प्रेशर आपका ऊपर नहीं है क्या? आपको अंडमान में रहना है, कल अगर कोई गाड़ी लेके अगर आपको उठा दे, तो गाड़ी आपका बच्चा के ऊपर, आपका बीवी के ऊपर, आपके ऊपर चला दे, तो आप क्यों कर रहे हो? तो जगदीश राव का ऊपर भी प्रेशर है, आप मेरा ऊपर भी प्रेशर है। मैं भी एक फैमिली मैन हूँ, मैं भी मैरिड हूँ, आप भी मैरिड हो, आपका बच्चा है, सब प्रेशर में रहता है। और यही चीज एक आदमी को डिसाइड करता है कि आदमी मोरल मैन है कि इमोरल मैन है। प्रेशर में नहीं काम करता, सब कोई प्रेशर में काम करता है, सबका फैमिली है, सबको सोचना पड़ता है। वो ऐसा कोई नहीं है कि वो इसका फैमिली अलग है, इसका फैमिली अलग है। जगदीश राव ने कुछ तो गलत काम करके रखा होगा, कुछ तो इलीगल प्रॉपर्टी है उसका पास, तभी तो डर रहा है कि मैं अगर इसका अगेंस्ट में जाऊं तो कल मेरा ऊपर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। इसीलिए तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण है ना। मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि ऐसा तो हो सकता है ना। प्रेशर में आदमी, ठीक है मनोज जी देखिए, इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि कंप्लेंट महिला ने सबसे पहले डीजीपी साहब को की है, उसके बाद में जो है एसपी साहब को की है। केस आया था आपके वहां पे सीसीएस पे, परंतु जो है कंप्लेंट डायरेक्ट डीजीपी साहब को किया था। तो क्या डीजीपी साहब के ऊपर में क्या एसएचओ को बोल के कार्रवाई नहीं कर सकते थे? क्या कहना है आपका? कार्रवाई कर सकते हैं 166A में। देखिए, तो एकदम गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का कि रेप केस में, विशाखा गाइडलाइंस, फिर से मैं बता रहा हूँ, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये गाइडलाइंस बोला है कि अगर कोई भी जो पुलिस ऑफिसर अगर मना करता है सेक्सुअल हरेसमेंट केस में, तो पुलिस के ऊपर 166A में कार्रवाई किया जा सकता है, एफआईआर रजिस्टर होगा और ये केस में कन्विक्शन भी होगा। क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। पुलिस नहीं बोल सकता कि मुझे लॉ नहीं पता था। जगदीश राव डीजीपी का क्या एक्सपीरियंस कितना है? अगर 20-30 साल अगर एक्सपीरियंस होके पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपको पता नहीं है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ द लॉ फॉर नॉट रजिस्टरिंग एन एफआईआर, तो इसका मतलब तो पुलिस जो पोस्ट छोड़ देना चाहिए, है ना? पुलिस छोड़ देना चाहिए। क्यों आप जॉब करे ऐसा जगह में जिसमें मुझे पता ही नहीं है, जो बेसिक ऑफ द लॉ मुझे पता नहीं है, तो क्यों जॉब करे बताइए? तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे ये वाला केस में जितेंद्र नारायण जी और अन्य 5 लोगों के ऊपर में जो महिला ने कंप्लेंट किया था, आज कहीं ना कहीं महिला जो है जीत हासिल की है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आखिर में? नहीं, महिला को क्या है, देखिए महिला को जीत जो है हम नहीं बोल रहे कंप्लीट विक्ट्री। महिला को विक्ट्री तब मिलेगा जब पुलिस ने अच्छा से चार्जशीट फाइल करेगा, एक्यूज को लिए एनफ एविडेंस कलेक्ट करेगा, जो कुक है, जो ड्राइवर है, सीसीटीवी फुटेज करेगा। जब कन्विक्शन होगा तब हम बोलेंगे। कन्विक्शन मतलब क्या है? देखो, कन्विक्शन में जज ये लिखना कि हाँ पुलिस ने पूरा करा, लेकिन लड़की का जो कंप्लेंट है उसमें कोई स्टेटमेंट में ट्रूथ हमें नहीं मिला, ये बोल के अगर लड़की को डिनाई करे, जज मतलब बोले कि नहीं ये फेक था, तब हम मानेंगे। लेकिन जजमेंट में ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज नहीं लाया, पुलिस ने कोई कुक को नहीं लाया, जो कुक है सीएस का, जो ड्राइवर है उसको नहीं लाया, कोई चार्जशीट ठीक से फाइल नहीं करा, या 2 एक्यूज है उन लोगों को एफआईआर कर दिया। तो ऐसा नहीं करके अगर पुलिस अपना तरीके से सही रहे, तब हम बोलेंगे कि नहीं ये लड़की को जस्टिस मिला। आज तो जस्टिस ये तो हाफ नहीं है, ये तो 10% जस्टिस है। जहां में सिर्फ एफआईआर हुआ है, वो भी 45 डेज घूमने का बाद, आप इसको कैसे जस्टिस बोल सकते बताइए? ठीक है मनोज जी, और दूसरे खबर की ओर में बढ़ते हैं। जो डिब्रेट के बच्चों के ऊपर में अभी एफआईआर दर्ज किया गया है, अननोन है, किसी का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया। उसमें ये बताया गया है कि डिब्रेट के बच्चे और अदर्स जो वहां पे थे, उन्होंने जो है पुलिस के ऊपर में हाथापाई की, और जो पुलिस के जो द्वारा जो है कंप्लेंट किया गया है इन लोगों के ऊपर में। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ में ना बच्चा लोग को मैंने पहले से समझाया था। देखो, पुलिस ऐसा करेगा, आपको क्या करना है, हमेशा आपका तरफ से रेडी रहना है। बच्चों को क्या करना था, पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से पहले एक जो पुलिस को जो बच्चा लोग को मारा, इंजुरी रिपोर्ट था, इंजुरी रिपोर्ट लेके जाके पुलिस कोर्ट में पुलिस को भी कंप्लेन देना था। अगर पुलिस कंप्लेन रजिस्टर नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस के केस में कंप्लेंट कभी रजिस्टर नहीं करे, तो क्या करना था, बच्चों को जाके 156(3) में कोर्ट में जाके कंप्लेन रजिस्टर करवाना चाहिए था। 156(3) में सेम कि हम लोग पुलिस का नाम पता नहीं, क्योंकि वो बैट वगैरह नहीं पड़ा था, तो 150। तो क्या होता, बच्चों लोग को एक डिफेंस मिल जाता है कोर्ट में कि सर हमने करा इसीलिए लोगों कर रहे हैं। लेकिन बच्चे ने कुछ नहीं सोचा। मैं बार बार बोला बच्चा लोगों को कि ऐसा करो, ऐसा अगर करता है तो हमेशा फायदा मिलता है।
क्योंकि जी मगर एक सवाल जरूर पूछेंगे, जो जगह सेलेक्ट किया थे बच्चों ने जहाँ पे बैठे थे 28 को, वो जगह क्या वाकई में सही था? वहां पे बैठना उचित था उनके लिए? देखिए, एज पर लॉ अगर मैं बोलूंगा तो नहीं, वो उचित तो नहीं था। लेकिन एक बात बताइए, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में ये लिखा है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है विदाउट वायलेटिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जो रोड में ब्लॉक करा था वो लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रॉब्लम सिचुएशन तो था। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए, बच्चा लोग का प्लेन एंड सफरिंग, जब 3 साल से फीस ले रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, जब आपके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन सब खेल रहा है और आपका लाइफ खराब हो गया। आप सोचिए 3 साल बाद जब आपको बीटेक का डिग्री मिलना था, वो टाइम में आपको पता ही नहीं कि आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन होगा ही नहीं होगा। सोचिए ऐसा मूवमेंट में लोग है। तो मुझे देखिए 2 चीज होता है, बैलेंस मेंटेन किया जाता है। एक है यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन, दूसरा है बच्चों का, जो प्रोटेस्टिंग बच्चे हैं वो लोग का कंडीशन को। अगर दोनों का बैलेंस देखेंगे तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि बच्चे ने कुछ गलत किया। लॉ एंड ऑर्डर का तो वायलेशन है, लेकिन बच्चा लोग को भी आप देखो ना। नहीं मनोज जी, इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग एक मीडिया है तो हम लोग सब कुछ सामने लाना जरूरी है। पास ही में जो है एयरपोर्ट थे, कई लोग जो है एयरपोर्ट फ्लाइट के लिए जाना था, उनका फ्लाइट डिले भी हुआ है, ये भी खबर हमारे पास में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि बच्चों के पीछे किसी का मास्टरमाइंड भी था क्या? क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए बच्चों का पीछे, देखिए मैं तो पहले से आपको एक बात बोल रहा हूँ, बच्चे जो है ऑर्गेनाइज नहीं है। प्रोटेस्ट अगर ऑर्गेनाइज होता है तो समझ में आएगा कि कोई मास्टरमाइंड रह सकता है, क्योंकि वो लोग किसी से भी राय नहीं ले रहा, वो लोग अपना से कर रहा है, क्योंकि वो लोग अभी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो मुझे तो नहीं लगता ऑर्गेनाइज है, लेकिन नहीं, वो एयरपोर्ट के साइड में था तो सिक्योरिटी रीजन के वजह से होता है। क्योंकि देखिए कोई भी वो सिचुएशन का मतलब हेल्प लेके कोई बॉम्ब फेंक सकता था, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता था, मतलब सोच सकते। लेकिन अंडमान इतना सिक्योरिटी की में इतना, देखिए अंडमान में सिक्योरिटी इतना ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, तो हमें डरने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये साइड जो लोकेशन था उसमें थोड़ा सा गलत था, क्योंकि आप वो अंदर में जो रोड जाता है ना, जो अंबेडकर कॉलेज का, वही भी बैठने से भी ठीक था, लेकिन एयरपोर्ट के साइड में पूरा रोड को ब्लॉक करना, हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा सा सही नहीं था, मैं जो मानता हूँ। मनोज जी, और दूसरे तरफ से जो है हम लोग भी देखे, काफी लोग भी जो है इसमें व्हाट्सएप में भी शेयर किए, कहीं पुलिस उनको हटाया जा रहा था, जबरदस्ती वहां से हटाए, बच्चों को पीटा भी गया। तो बाद में जो है पुलिस जो है डायरेक्ट उनके ऊपर में भी केस फाइल किया, एफआईआर दर्ज किया। उल्टा ये कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर में केस करना ये सही था क्या? बताइए आप। नहीं, बच्चों के ऊपर में देखिए, बच्चों के ऊपर में आप देखिए, आप सोचिए, आप अगर एसपी होता तो क्या करता? मेरे को नहीं लगता कि एफआईआर हुआ तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, एफआईआर हुआ अननोन पर्सन के अगेंस्ट में किया, कोई बात नहीं। इसमें क्या होना चाहिए, देखिए किसी को अरेस्ट नहीं होना चाहिए, पहला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अरेस्ट होना वो गलत है, एफआईआर होना कोई गलती नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अंडमान में एक कहावत है कि अगर किसी का अगेंस्ट पे एफआईआर होगा तो जॉब नहीं मिल सकती। बहुत सारे स्टोरी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस है। मैं आपको एक स्टोरी बोल रहा हूँ, हमारा जो चीफ जस्टिस है ना, अभी जो था एक्स चीफ जस्टिस एनबी रमन्ना सर गुंटूर में पढ़ा है, उसका लाइफ स्टोरी में थोड़ा पढ़ा था। सर ने जब स्टूडेंट था तब इसी तरह बच्चों का प्रोटेस्ट में मतलब भाग लिया था, और सर का एफआईआर भी हुआ था। ठीक है, लेकिन वो आप चीफ जस्टिस है इंडिया का, सोचिए। तो ऐसा इस तरह का केसेस में कोई कन्विक्शन कोई होता नहीं है। और नेक्स्ट बात है, एफआईआर होने से गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं यही बोल रहा हूँ बच्चों को कि पुलिस से रिक्वेस्ट करिए कि इसको ज्यादा कुछ नहीं करे। ठीक है, गलती कोई ना कोई जगह था वो हमें रोड में बैठने का, और आगे से ऐसा जगह में प्रोटेस्ट नहीं करे, जो साइट है वो चूज करे अलग से, बस। और मनोज जी देखिए, इसमें और एक बात है कि बच्चे वैसे ही परेशान थे, उनका एफिलिएशन नहीं हो रहा है, उनके कैरियर के साथ भी जो है खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे करीबन 2-2.5 महीने से जो है बच्चे सड़क पे है, डिबरेट के गेट के सामने, सेक्रेटरीट के सामने, कई जगह पे जो है बच्चे आंदोलन में बैठे थे, धरना किए। आज उल्टा उन्हीं के ऊपर में केस हो रहा है, और यहाँ के जितने भी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स है चुप बैठे हुए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पॉलिटिकल लीडर्स का मैं पहले बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 चीज है, एक तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर लोग ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, और जो पॉलिटिशियंस है, लोकल पॉलिटिशियंस है, ठीक है, आप ये देखिए, ये लोग का 10th पास 7th पास
मतलब ये एजुकेशन है, जो एजुकेशन का जो गैप है ना इतना ज्यादा हो गया कि ये लोग इस लोग को मैनिपुलेट कर रहे हैं और ये लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या होता है। देखिए कोई भी जो हम देख रहे थे थोड़ा दिन पहले जो विशाल जॉली, ये क्या करता है, कोई जाके सेंट्रल में मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा के देते हैं। देखिए देता है ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये लोग साथ कॉन्टैक्ट है। मुझे भी बहुत जन फोन करके बोला, मैं बोला हाँ चलो ये फोटो दे रहा है इसका मतलब ये लोग साथ कॉन्टैक्ट है, फोन नंबर है, कुछ तो कॉन्टैक्ट है ना। ये लोग को करना क्या चाहिए, फोन करके बोलना चाहिए। लेकिन ये लोग जब बात ही नहीं सुनता तो बीजेपी छोड़ देना चाहिए ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बीजेपी का है, जब वो बात ही नहीं सुनता है आपका, तो आप आदमी को कैसे बेवकूफ बना रहे हो बताओ। आप हम अगर सोचिए, हम अगर यहाँ में बैठ के बोले कि देखो मेरे को डीजीपी जानता है, चीफ सेक्रेटरी जानता है, मेरे से दोस्ती है, और अगर आज बॉबी मेरे को फोन करके बोले मनोज भाई मैं यहाँ में फंस गया, डीजीपी सर को थोड़ा बोलिए ना कि मेरे को ये करे, इसमें मदद करे, मैं फंस गया हूँ, पुलिस मुझे परेशान कर रहा है, और मैं अगर डीजीपी को फोन करता हूँ डीजीपी नहीं उठा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब आपका 2 पैसा का वैल्यू नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर लोगों के सामने। और अगर आपका वैल्यू 2 पैसा का नहीं है तो एक फोटो खिंचवा के आप सर्कुलेट करके अंडमान की जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आप या तो नेतागिरी छोड़िए। हाँ और देखिए मनोज जी, और एक देखिए सेंटर में भी बीजेपी, हाँ पौंडीचेरी में भी बीजेपी का गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, हाँ उसके बाद भी जो है बीजेपी के हर लीडर्स ये धरना में लोगों के बच्चों के बीच में जाके खड़ा होते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम जल्द से जल्द इसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इतना समय क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है आपको इसके बारे में? देखिए सिर्फ पौंडीचेरी बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट पौंडीचेरी भी यूटी है और अंडमान निकोबार भी यूटी है, ठीक है। दोनों यूटी पूरा होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ये सबको पता है। ये जो NH4 है ना, NHIDSL भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। जो अंडमान BR अम्बेडकर कॉलेज भी एफिलिएटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको बोलते हैं, अभी वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो हम सबको वही बोल रहे हैं कि ये तो पूरा सिचुएशन बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, ये बना ही रहा है वो। और वो सबको वो वही तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो ABVP जाके बोल रहा है कि हम बच्चों के लिए फाइट मार रहे हैं। आप एक बात बताइए, ABVP है, RSS है, ये तो दोनों बीजेपी का छोटा बच्चा है। और दूसरी बात, बड़े मजे की बात है कि कांग्रेस जो है बड़ा आरोप लगा रहा है उत्पल शर्मा जी और उनके वाइफ के ऊपर में कि इन लोग जो है RSS से जुड़े हुए हैं, और इनके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी क्यों इनके खिलाफ में जाके बात करेंगे, ये कहना है कांग्रेस के तमाम लीडर्स का। देखिए ये तो सेकेंडरी मुद्दा है, ये तो सेकेंडरी मुद्दा है। उत्पल शर्मा सर RSS का है कि नहीं है, देखो एक मैं बता रहा हूँ, देखो मैं ये सीधा बात बता रहा हूँ, RSS का है, ABVP का है, नहीं है, ये कोई बड़ा इशू है ही नहीं। इशू है बच्चा लोग का एफिलिएशन को लेके। मुझे भी पता नहीं, कि मैंने भी बहुत बार सुना कि सर RSS से जुड़ा हुआ है। RSS जुड़ा हो भी सकता है, अगर सर RSS से जुड़ा है तो सर को तो पब्लिक आके बोलना चाहिए ना कि मैं RSS से जुड़ा हूँ, ये हूँ। तो सर तो कभी पब्लिक में बोला नहीं, ये तो पब्लिक बोल रहा है, पब्लिक तो कुछ भी बोलेगा, मैं भी बोलूंगा, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, वो मैटर मैं बता रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता RSS से जुड़ा है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सेकंड ठीक है। लेकिन यहाँ में मैटर करता है, मुझे जो लगता है, मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, यहाँ में कोई ना कोई जगह BR अम्बेडकर कॉलेज में ये जो पिछले 20-30 साल में बहुत ज्यादा फंड आता है, बहुत ज्यादा फंड आता है। हमें तो ये लगता है कि उत्पल शर्मा जी ने ये फंड को कोई इलीगल तरीका से यूज किया है, या कोई IAS ऑफिसर इन्वॉल्व है, इसीलिए दोनों मिलके हाथ धो के पड़ा हुआ है कि कैसे भी उत्पल शर्मा जी को वहां से ना भगाए। क्योंकि सोचिए, अगर कोई PhD वाला UPSC सिलेक्ट होकर पढ़ा लिखा आदमी आ गया तो पूरा एक्सपोज कर देगा। पढ़ा लिखा आदमी ये सब नहीं करेगा, IAS ऑफिसर लोग का दबाव में आके काम नहीं करेगा। वो बोलेगा मेरे को देखो UPSC सिलेक्ट करा है और मेरे को बाहर करने भी UPSC आएगा, आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए सारा एक्सपोज ना हो, इसीलिए दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जैसा वैसा रहने दो। क्योंकि देखो IAS ऑफिसर लोग कुछ भी हो, IPS ऑफिसर लोग, वो लोग का कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा। हमको लगता है सारे फाइनेंशियली ये लोगों ने बहुत पैसा मारा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता था, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। मनोज जी एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कुछ साल पहले कोविड के समय में डिगलीपुर में एक हादसा हुआ था, एक मंदिर को तोड़ दिया करके जो है प्रधान के ऊपर में FIR हुआ था। उसके बाद में वो प्रधान के बचाव पे पूरे अंडमान निकोबार के भारतीय जनता पार्टी के पूरे लीडर्स, उनके जितने भी नेता थे, सारे जो है सड़क पे उतरे, धरना किए कोविड के टाइम पे। आज बच्चों को जब उनका जरूरत पड़ रहा है तो नहीं तो बीजेपी सामने आ रहा है, नहीं तो कांग्रेस सामने आ रहा है। हाल ही में भी आप 2-3 धरना कांग्रेस के भी देखे होंगे, सरकार के खिलाफ में बात करता हुआ सुना होगा। मगर जब ये बात बच्चों का आ रहा है
तब ये दोनों पार्टी के लीडर्स कहीं भी इस पे दिखाई नहीं देते। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम फिर से आपको बता रहे हैं, कुलदीप सर जो है ना, कुलदीप जी का, विशाल जॉली, जितना भी ये बड़े-बड़े नेता है, सबका जो इनकम है ना, इलीगल इनकम, जिसका भी इलीगल प्रॉपर्टी है, इसमें जांच होना चाहिए। ये लोग कैसे जाएगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। ये लोग सपोर्ट सिर्फ ऐसे ही करता है कि दिखवाने के लिए। एक्चुअल सपोर्ट ये लोग किसी बच्चा को नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग का प्रॉपर्टी इतना है। आप बोले म्युनिसिपल काउंसिलर का प्रॉपर्टी सोचिए, कितना प्रॉपर्टी है, कि पकड़िए पहले का म्युनिसिपल काउंसिलर का, फिर भी आप भी वोट कर रहे हैं ना। क्यों वोट कर रहा है? क्योंकि वोटिंग से पहले एक बोतल दारू और 100 रुपए का बिरयानी बस है लोग ने, और कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, दारू और बिरयानी चाहिए लोगों को। तो ऐसा तो होगा ये नहीं, इससे भी खराब हालत में जाएगा अगर अभी भी आदमी समझा नहीं तो। जो अंडमान में मेनलैंड से आके आदमी को फ्री फ्लो में घुसने दे रहा है ना, 138 करोड़ आज पॉपुलेशन है, 138 करोड़, अंडमान का 4 लाख। आप सोचिए, आज अगर आदमी आपको घुसने दे दिया अंडमान में, कल इसी का बच्चा जो बाहर आ रहा है, इसका बच्चा और आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए कम्पीट करेगा। आपको लगता है आपका बच्चे को जॉब मिलेगा? और एक चीज देखिए, अंडमान में एकमात्र एमपी, बस सिर्फ एक एमपी है, वो भी कांग्रेस के, विपक्ष के। ऐसा लग रहा है कि अंडमान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि कभी भी एमपी साहब को सड़क पे उतर के ना सरकार के खिलाफ में बात करता हुआ कभी सुनी नहीं, तो सड़क पे उतर के प्रशासन के खिलाफ में बात करता हुआ देखा नहीं। देखिए, समस्या बहुत सारी है, परंतु एमपी साहब कहीं नहीं उतरते। यही केस में अब देख लीजिए, कहीं भी जो है एमपी साहब उतरे नहीं और लोग बच्चों से मिले भी नहीं अभी तक। तो इस पे क्या कहना चाहिए? आप एक बात बताइए, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ना, कोऑपरेटिव बैंक किसका है? कोऑपरेटिव बैंक में किसका शेयर होल्डर है? ये है कुलदीप राय का, है ना। वो बैंक में क्या कर रहा है, कुछ दिन पहले देखा ना, नोटिफिकेशन निकाला, सारा बैंक में क्या है कि जिसको लोन नहीं देना है उसको लोन दिया। पूरा वो जो पैसा है ना, जो उसका पैसा आता है, जो कोऑपरेटिव बैंक को प्रमोट करने के लिए, वो पैसा भी उसका है, गवर्नमेंट देता है, फंडिंग करते हैं सब बैंक को। वो सारा पैसा मिसप्लेस करके रखा, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट अगर आरबीआई के पास है तो वो भी गलत है। इसका ऊपर सीबीआई लग जाएगा। कुलदीप राय को पता है कि सीबीआई लग जाएगा, वो रहेगा जेल में, ईडी लग जाएगा उसका पीछे। इलीगल प्रॉपर्टी इतना बना के रखा है, तो आप बताइए कुलदीप राय क्यों जाएगा? बताइए, बीजेपी के अगेंस्ट में क्यों जाएगा? उसका तो फ्यूचर खराब हो जाएगा ना। वो तो इतना सारा होटल एनक्रोचमेंट में बना के रखा है, उसका भाई इलीगल काम कर रहा है, वो इलीगल काम कर रहा है, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो क्यों जाएगा बीजेपी के अगेंस्ट में? वो तो सेटलमेंट है, सबको पता है। क्यों तो मिलके काम कर रहा है बीजेपी से कि भाई तुम कुछ मत करो, हम करते हैं, जो करना हम करते हैं, कि क्या करना हमको, आपके अगेंस्ट में कुछ मत बोलो, आप मेरे अगेंस्ट में कुछ मत करो, बस। मनोज जी, इसको लंबा नहीं करते हुए आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे, बच्चों के मामले में आपका क्या कहना है आखिर में? देखिए, बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। ये बच्चे बहुत तकलीफ कर रहे हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। मेरे को खुद दुख होता है, क्योंकि मैं भी वही का स्टूडेंट हूँ, है ना। आप अगर मेरा बैकग्राउंड देखो, मेरा मम्मी पापा जो है पूरा खेती बाड़ी वाला आदमी है ना, कभी एक क्लास स्कूल नहीं गया। मुझे कितना तकलीफ करके पढ़ाया होगा खेती बाड़ी करके, सोचिए। इसीलिए मेरे को गुस्सा सिर्फ इसी बात का है। और मैं भी वही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, जो मधुपुर स्कूल में, डिग्रीपुर स्कूल में, मैं भी पॉली का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। वही से सीट लेके मैं आया हूँ मेनलैंड। तो मुझे पता है कि बच्चों को कितना ज्यादा परेशानी है, क्योंकि मैं भी गरीब फैमिली से हूँ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये जो बच्चा लोग सब जो कर रहा है ना, ये पाप लगेगा, ये लोग को पाप लगेगा, पूरा पाप लगेगा। क्योंकि अंडमान में जिसका पास पैसा है, वो रशिया, यूक्रेन, फिर जाके फॉरेन कंट्री में, फिर नेपाल, इंडोनेशिया, ये सब जगह में एमबीबीएस कर रहा है। कोई चेन्नई में एमबीबीएस कर रहा है, पैसा देके, करोड़ों रुपए देके। ये बच्चा लोग पर पैसा नहीं है। ये जो रिमोट एरिया से आता है, डिग्रीपुर, करमतला, कैम्बेल वे, रंगत, ये जो रिमोट एरिया, हार्ट वे, हैवलॉक से, ये जो रिमोट एरिया का बच्चा है ना, ये लोगों को कोई ना कोई जगह जो परेशान कर रहे हो ना, ये लोग सिखाएगा। अंडमान का पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है ना फ्यूचर का, ये बच्चा लोग चेंज करेगा, आप देख लीजिएगा। और अंडमान में आगे में जो पॉलिटिशियंस का जो फ्यूचर है ना, ये लोग खुद शर्म आएगा पब्लिक के पास जाके वोट मांगने में, आगे अगर इलेक्शन होगा तो। अब देखिएगा, जो रोड का जो हालत करके रखा है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, है ना, एनएचडीसीएल को दे के एपीडब्ल्यू से, अभी भी चांस है, आप दे दो एपीडब्ल्यूडी को फंडिंग। तो एपीडब्ल्यूडी कैसे नहीं बनाएगा? लोकल कॉन्ट्रैक्टर को जॉब मिलता था, लोकल इंजीनियर को, जो अभी क्या करता है, पूरा इंजीनियर भी मेनलैंड से पकड़ के लेके आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी मेनलैंड से पकड़ के लेके आता है, लेबर भी मेनलैंड का है। अंडमान का आदमी को जॉब कहां से मिलेगा? अंडमान के आदमी अगर कुछ करके खा रहा है तो जमीन बेच के खा रहा है। और अंडमान के आदमी को समझना पड़ेगा, कब तक जमीन बेच के खाओगे बताओ? कभी ना कभी तो तुम रोड में आओगे, तब क्या करोगे? अभी भी आदमी जाग नहीं रहा है। देखो, अभी दो चीज है,
कोई भी बाहर से आदमी अंडमान में सेटल हो ना पाए, लैंड खरीद ना पाए, कोई भी बाहर से आदमी को जॉब नहीं दे पाए। ये सब आदमी क्या है ना, आदमी को नींद नहीं आना चाहिए। वहां में आदमी खा पी के बारिश में सो रहा है और वीडियो बना रहा है कि मजे ले रहा है, नेतागिरी कर रहा है। आदमी को नींद नहीं आना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो तब तक हम लोग सोएंगे नहीं। वहां में आदमी सो तो दूर का बात है, खा रहा है, घूम रहा है। तो ये है प्रॉब्लम को नहीं समझना और प्रॉब्लम को जान पे। एक कहावत है, आपको मैं बता रहा हूं कि वी कैन नॉट इवेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेटिंग इट टुडे। हम लोग कल का जो परेशानी है आज को हम लोग बाईपास करके कभी जी नहीं सकते, और ये सही है। ठीक है, थैंक यू हमारे साथ में जुड़ने के लिए मनोज जी, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।